अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में हमने शेयर करनी है दो खबरें आपके सामने, जिसमें एक तो खासतौर पर छुट्टी के रोज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है। क्या बड़ी खबर है वो आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा गवर्नर सिंध हाउस में एमक्यूएम की सियासी सरगर्मियां खत्म कर दी गई हैं। उसका बड़ा ऐलान हुआ है और वो आपके सामने ऐलान रखेंगे। क्या हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो तफसीलात भी आपके सामने जरूर रखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब से मुतालिक, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी से जब उनकी डिग्री खत्म करने के हवाले से, मंसूख करने के हवाले से अलामिया जारी किया गया, तो पूरे पाकिस्तान से लोग ये समझने से कासिर हैं कि बुनियादी तौर पर डिग्री जाली है या वजह क्या है। और उसका बैकग्राउंड बताने से पहले आपको सिंध हाई कोर्ट की वो तफसीलात सामने रखते हैं जो कि पिछले 2-3 दिन से जारी थी। और खासतौर पर जब ये ऐलान हुआ या ये तय हुआ जी जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जो कि आईनी बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, वो समाप्त करेगा, उसमें उसके बाद जो है वो खलबली मची और लोगों को उस वक्त ही लग गया था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये केस ही खत्म हो जाएगा या हुक्म इम्तना खत्म हो जाएगा। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जितने भी इस केस से दिलचस्पी रखने वाले सहाफी हजरात हैं वो हमसे जरूर पूछते रहे और हम उनको बताते रहे कि सूरत हाल बुनियादी तौर पर है क्या। मैं कुछ चीजें जो है वो बुनियादी तौर पर जो हुई हैं, जो हमारी सूझबूझ में या जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये भी बताता हूं कि बिलाखिर छुट्टी के रोज हुआ क्या। वो हुआ ये कि ये खासतौर पर जब ये केस दायर हुआ था तो उस वक्त जस्टिस जो सलाउद्दीन पंवर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अदनानुल करीम साहब शामिल थे, जो कि जो पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा, साबिक चेयरमैन, जो है वो सेनेट, और उसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के सदर और सीनियर वकील जो है फारूक एच नाइक साहब, उनकी कंपनी में ये होते थे जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब। तो उस वक्त जब कराची यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किए गए और तफसीलात मांगी गई, तो सूबाई हुकूमत की तरफ से भी 2-3 दफा डेट्स होने के बावजूद, यानी कि समातें होने के बावजूद, जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी गई और कराची यूनिवर्सिटी और दीगर जितने भी फरीक थे तो मोहलत मांगी गई। तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, वो जारी है। और उस पर अदालत ने फिर क्या किया कि चूंकि टीवी पे खबरें चल रही थी और उस वक्त ही कह दिया था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, जो कि खासतौर पर मकसूद समझे जाते हैं, उन्होंने कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जो है फेक है। तो अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था। एक तो ये था कि कराची यूनिवर्सिटी मजीद कोई एक्शन नहीं लेगी, और दूसरा जो मीडिया पर इनके खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं उसको भी अदालत ने रोक दिया था। यानी कि उस वक्त जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब सिंध हाई कोर्ट में थे और तीसरे नंबर के जज थे। उसके बाद अब आजकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन हो चुकी है और जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब जो है वो दूसरे नंबर के जज थे। अब सूरत हाल ये है, दूसरे नंबर के जज यानी कि बेंच में दूसरे थे, 2 रुकनी बेंच में। तो सूरत हाल ये है कि ये जो वकला हजरात हैं, खासतौर पर जो दरखास्त गुजार है, उनका ये मानना है कि चूंकि ये बुनियादी रिलीफ मिल गया था और उसके बाद फिर केस तवील से समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था, और पाकिस्तान बार काउंसिल को शायद हो सकता है किसी ने फरीक भी न बनाया हो, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के सदर की हैसियत से जो है वो फारूक एच नाइक साहब ने वकालतनामा जमा कराया। और वकालतनामा जमा कराने का मकसद बुनियादी तौर पर यह हो सकता है, मुबैना तौर पर भी हम कह सकते हैं कि ये केस जैसे अदनान करीम मेमन साहब की अदालत में ना लगे या सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में ना लगे, जहां से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो है वो हुक्म इम्तना मिल चुका है, उनको रिलीफ मिल चुका है, तो लिहाजा दूसरे बेंच में जाएगा तो वहां से जो हुक्म इम्तना मिला है, जो रिलीफ मिला है, उसको कहीं ना कहीं डेंट डाला जाए या केस की सुनवाई जल्दी हो और इस दरखास्त को खारिज कराया जाए जिसपे हुक्म इम्तना मिला है। ये दरखास्त गुजारों के वकला का या कुछ जो सोर्सेस है उनसे हमारी बात हुई, उनका ये मानना है। दूसरी तरफ चूंकि ये केस फिर जब ये जमा हो गया तो उसमें ये एक अदालत की तरफ से ऑर्डर लिख दिया गया कि जिस बेंच में अदनान करीम मेमन साहब होंगे उस बेंच में ये केस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वकालतनामा फारूक एच नाइक साहब का था। तो ये केस जो है भेजा जाता है दूसरे बेंच में, जिसमें जैसे अदनान चौधरी साहब की अदालत में समात होती रही, और ये केस कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से लग नहीं रहा था। तकरीबन 1 साल हो चुका था। और कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से जस्टिस अमीर हानी मुहतरम साहब के साहबजादे हैं जस्टिस सरमिंद हानी साहब, जो कि सीनियर वकील हैं, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं। उन्होंने जो है 2 बार कराची यूनिवर्सिटी, चूंकि वो कराची यूनिवर्सिटी उनका क्लाइंट था इस केस में, तो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने ये केस में अर्जेंसी लगाने के लिए दरखास्त दायर की। अर्जेंसी लगती थी और उसके बाद फिर 1 महीने की डेट पड़ जाती थी। इस तरह 2 से 3 बार यूं भी हुआ। उसके बाद चूंकि ऐनी बेंच आ गया और ये ऐनी तनाजा बन चुका था, तो ऐनी बेंच नंबर 1 में जैसे थे क्या साहब है, ऐनी बेंच नंबर
2 में जस्टिस जो है यूसुफ सईद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मामला की समाअत करा था। तो उसके बाद ये केस अदनान करीम मेमन साहब की, अदनान चौधरी साहब की अदालत से मुंतकिल हुआ एनी बेंच नंबर 2 यानी कि जस्टिस यूसुफ सईद साहब की अदालत में। तो उसके अंदर जो तारीख पड़ी वो 30 जो है वो सितंबर की पड़ी। एकदम अचानक जो है अर्जेंसी की दरखास्त आती है और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है HAC यानी कि जो सूबाई हुकूमत का सिंध हायर कमीशन है उनकी तरफ से दरखास्त दायर की जाती है, क्योंकि ये डिग्री का मामला है और उसमें हायर एजुकेशन की जो साख है वो मुतासर हो रही है, तो लिहाजा इस केस को जो है फौरी तौर पर सुना जाए। अब ये तो मामला हुआ कि उनकी दरखास्त में, उसमें जब ये दरखास्त आती है तो डेट लगी हुई थी 30 तारीख, और उसके बाद ये बेंच में था नंबर 2 में आईनी बेंच में। अचानक ये केस शिफ्ट होता है और उसी दौरान जो है वो वकालतनामा भी विड्रॉ हो जाता है, वापस ले लिया जाता है फारूक अजनायक साहब का, और फिर अचानक ये केस लगाया जाता है जस्टिस के आगा साहब जो कि बेंच नंबर 1 में है, और उसमें जैसे अदनान करीम मेमन साहब भी शामिल है। अब जब ये केस टेकअप होता है तो अब जो दरखास्त गुजार है उनका मौक़िफ़ सामने आता है, जो अदालत के अंदर भी रखा, हमने टीवी पे भी कोशिश की, और हमने 2 रोज में जो सोशल मीडिया पे प्रॉपर आप सबको अपडेट करते रहे। तो बहुत सारी टीवी चैनल या अखबारों में ऐसी चीजें होती हैं जो दब जाती हैं कि इतनी ब्रीफली नहीं बताया जाता, तो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि मसला क्या है। तो हमने जब से सोशल मीडिया पे प्रॉपर इस मामले को अपडेट करना शुरू किया तो उसके बाद आप सबने जो है वो चीजों को समझा भी, और बहुत जगह पर पजीराई भी हुई, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। मैं भी उन सबका शुक्रगुजार हूं कि जो हमारे इस मामले को समझाने पे जिन लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और लोगों की नजर में भी ये मामला आया। तो उसके बाद जो दरखास्त गुजार है उनकी तरफ से एतराज सामने आया, जिसमें जस्टिस के आगा साहब के ऊपर, जिसमें कराची बार या उसके अलावा इब्राहिम सैफुद्दीन साहब हैं दरखास्त गुजार के वकील, और इसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाई कोर्ट बार के जो वकील हैं वो फैसल सदीकी साहब हैं, इसके अलावा बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, इन सब की तरफ से एतराज आया कि एक तो 30 सितंबर को केस लगा हुआ था, अचानक जो है 25 सितंबर उसकी डेट कैसे पड़ गई। दूसरा जो है कि ये तो अदालती फैसले में लिख दिया जा चुका था कि जिस बेंच में अदनान करीम मेमन साहब होंगे वहां ये केस लगाया नहीं जाएगा, तो ये फिर कैसे आ गया जैसे के आगा साहब की अदालत में। तो उसके ऊपर जब ये केस समाअत के लिए हुआ, क्योंकि 16 नंबर पे केस लगा हुआ था और बेंच में क्योंकि रश बहुत ज्यादा था, कच्चा अदालत भरी हुई थी, और ना सिर्फ हमदर्दी में लोग आए बड़ी तादाद में, और बल्कि ज्यादा तादाद में लोग इस केस को शौक से सुनने के लिए, क्योंकि इंतहाई हाई प्रोफाइल केस था, और ये बेशतर जो कानूनी माहिरीन है या खासतौर पर इस मामले में नजर रखने वाले जो लोग हैं उनका ये मानना है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जाना, तो इसका मतलब यह है कि और पीछे इतनी बड़ी लाइन लगेगी कि कोई जज अपनी कुर्सी पे जो है वो कानून और इंसाफ की पासदारी करते हुए रह नहीं सकेगा, टिक नहीं सकेगा। तो लिहाजा तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अपने ओहदे पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो चाहते तो शायद इस्तीफा भी दे देते, वो चाहते तो उनको बहुत सारे लोग मशवरा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में फाइट कर दी, जिसकी वजह से आपने देखा कि कई जजेस उनके साथ और भी खड़े हुए। मामला यूं हुआ कि सबसे पहले कोई और वकील बात करते रोस्टम पर आए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने अपना मुद्दा रखने की कोशिश की। उस दौरान जो है जैसे के आगा साहब ने कहा कि हम आपको तो सुन लेंगे, देख लेंगे, लेकिन मामला यह है कि पहले हमने देखना है कि दरखास्त मेंटेनेबल है या नहीं है, इनकी काबिल समाअत है या नहीं है। वो नुकता मेरे ख्याल में यूं हो सकता है कि जो जिन्होंने दरखास्त दायर की थी वो मुतासरा फरीक नहीं है। मुतासरा फरीक से मुराद ये है कि अगर मेरे ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, मेरी डिग्री के खिलाफ, मेरी जात के खिलाफ, या मेरी ऊपर कोई भी मामला हो रहा है, तो मैं खुद अदालत जाता हूं इंसाफ के लिए, तो मैं मुतासरा फरीक हूं। अगर मेरी जगह पर मसला मुझे हो रहा है और मेरी जगह पर मेरा कोई और दोस्त या मेरा कोई हमदर्द या कुलीग चला जाता है, तो वो फिर अदालत समझती है कि वो मुतासरा फरीक नहीं है, तो लिहाजा आप क्यों हैं फरीक बन के, या क्यों आप दरखास्त लेके आए, तो लिहाजा जो आपको रिलीफ मिल चुका है या मिलने वाला है वो नहीं देंगे, जो मुतासरा फरीक है वो खुद है अदालत। तो ये पॉइंट पर दलाइल के लिए अदालत ने कहा कि हम सुनेंगे। तो दरखास्त गुजार के जो वकील हज़रात थे, ये फैसल सदीकी साहब और उसके बाद फिर जस्टिस बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, उनका बार बार इसरार था कि नहीं, पहले हमारा एतराज सुने। एतराज जो मैं आपको बता चुका हूं कि इस बेंच में केस नहीं आ सकता, क्योंकि इस बेंच में जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब हैं। दूसरा, एंटी डेट कैसे लग गया, ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल थी। तो ये जो है उस पर अदालत ने जब ये कहा तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि पहले तो मेन दरखास्त गुजार है, क्या वो आए हुए हैं? तो उसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम मौजूद हैं, एक दरखास्त गुजार की तरफ से अदालत को बताया गया। तो कहा चलें ठीक है, हम वक्फे के बाद इस केस को सुन लेते हैं। कुछ देर के लिए वक्फा हुआ, उसके बाद फिर ये दोबारा केस टेकअप हुआ, तो फिर ये सूरत हाल हुई। तो उसमें अदनान करीम मेमन साहब ये यकीन दिलाते रहे कि वो उस वक्त माजरा कुछ और था, अब कुछ माजरा हो रहे हैं, हम इंसाफ करेंगे। लेकिन मामला जो जो बढ़ता गया, मामला जो है वो वकील हज़रात दलाइल देते रहे, एकदम शोर शराबा शुरू हो गया और नारेबाजी शुरू हुई, और उसके बाद फिर एक अदालत का जो एक माहौल होता है बिल्कुल यकसा तब्दील हो गया। और जब वकील हज़रात ने समझा कि अब अदालत इस मूड में ही नहीं है
कि हमें सुने, यानी कि जो दरखास्तदार साइड से वकला हजरात थे, तो उन्होंने कहा कि अगर अदालत नहीं सुनती थी तो फिर हम इस मामले का बाइकआउट करते हैं। वो जब बाइकआउट के लिए आगे जाने लगे तो अदालत ने उस दौरान एडवोकेट जनरल सिंध जो है जवाद देदू साहब से पूछा कि क्या सरकार इस मामले में दलाइल देना चाहती है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दलाइल तो दे सकते हैं, लेकिन जिस किस्म का माहौल है इस माहौल में हम दलाइल नहीं दे सकते। तो उस दौरान जो है वो नारेबाजी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि जो ओपन कोर्ट में सुना, मुश्किल से सुना, कि अदालत ने कहा कि नॉन प्रोसिक्यूशन पे डिसमिस, क्योंकि जो वकला हजरात थे जो दरखास्त गुजारों के वो इस मामले में पैरवी करना नहीं चाहते थे, तो अदालत ने ये दरखास्त डिसमिस कर दी। अब आगे जो है वो बड़ा एक गंभीर और संगीन मामला है। उस दौरान हुआ ये कि कुछ सीनियर और कुछ यंग वकला जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। कोर्ट रूम के अंदर भी वीडियोस भी बनती रही, नारेबाजी भी करते रहे, अदालत को काम से भी रोकने के लिए नारे लगाते रहे। तो इस तरह जो है वो एकदम दरवाजे अदालत के खुल गए और फिर वकला हजरात बाहर निकलना शुरू हुए और इस तरह काफी जो है वो एक हल्ला मचा। उस दौरान मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है, जो साइलिन की बेंच है, उस साइलिन की पहले नंबर की बेंच पर जब ये वकला हजरात बाइकआउट कर भी चुके थे तब भी वो मौजूद रहे, यानी कि बैठे रहे। वो शायद चाहते थे कि शायद उनकी फरीक बनने की दरखास्त है उसको सुन लिया जाएगा, लेकिन उस वक्त जो हमारे होश आवाज के मुताबिक उस वक्त नहीं सुना गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि एक तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा है, जो कि मैंने आपको बताया कि छुट्टी के रोज जो बड़ी खबर है, मैंने एक तो मतलब जो अपने सोर्सेज से मालूम किया है कि एक तो कोर्ट रूम में जहां जजेस बैठते हैं उनके बिल्कुल सामने, उनके पीछे मतलब हेड की तरफ, और उसके बाद फिर पूरा कोर्ट रूम का अंदर माहौल नजर आता है। उसका वो कैमरा वर्क कर रहा था, चल रहा था। वो मेरे ख्याल में ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होती है। उस कैमरे का जो रिकॉर्ड है मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया गया है यूएसबी के अंदर और उनको सेव कर लिया गया है, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर जो नारेबाजी हो रही थी, अदालत ने कहा कि हम चाहते तो इन सबके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिल वक्त हम नहीं कर रहे, यानी कि अदालत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। उसके बाद फिर हम अंदर बाहर मतलब अदालत से बाहर कॉरिडोर की तरफ आते हैं, तो कॉरिडोर में भी कैमरे मौजूद थे। वहां पर जब वकला हजरात की तरफ से एहतजाजन नारे लगाए जा रहे थे, और तो उस वक्त भी कैमरे जो अदालत के अंदर मौजूद थे वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन तमाम रिकॉर्ड को महफूज कर लिया गया है सिंध हाई कोर्ट के एमी बेंच के हुक्म के बाद। अब कभी भी वो यूज किए जाते हैं। अब आगे तनाजा किस हद तक बढ़ता है, किस तरह बनता है, इस तरफ कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री असली है या नकली है, उस मामले में कुछ वजाहत, क्योंकि कल हमने उनके जो सीनियर स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, उस वक्त पीएसएफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्टूडेंट तंजीम है पीएसएफ जो है, उनमें खासतौर पर उस वक्त जो है वो सदर थे साथी इसाक एडवोकेट साहब, उन्होंने बताया, जिस तरह आपने वीडियो में देखा, कि जूनियर थे, जूनियर जो बैच था खासतौर पर इस्लामिया कॉलेज का, लॉ कॉलेज का, तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब उस वक्त जूनियर वकील थे और न सिर्फ वो बाकायदगी से तालीम हासिल करते थे बल्कि उन्होंने इम्तिहान भी दिया था। उन्होंने कहा मुझे याद है, और लेकिन उनके ऊपर जो इल्जाम आयद किया गया, जो हमें यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चला है, कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब पहले उनके 3 साल के लिए उनके ऊपर इम्तिहान के दौरान उनके ऊपर एक तनाजा खड़ा हुआ, उनके ऊपर एक बैन लगा, 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उस फैसले के खिलाफ इन्होंने कोई अपील नहीं की। यानी कि जो इनके ऊपर 3 साल किसी भी किस्म के इम्तिहान में अपियर नहीं हो सकते, इनके ऊपर एक तो पाबंदी लगा दी गई। दूसरा, जब इन्होंने खुद जो है वो दूसरे नाम से नाम में तब्दीली करके जब फॉर्म जमा कराया, इम्तिहान दिया, तो नाम तब्दील था। इस दौरान वो पंजाब गवर्नमेंट में किसी अहम ओहदे पर सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो वो उनका ये मानना है कि ये जो उनको एनरोलमेंट जारी हुआ और जो डिग्री जारी हुई, डिग्री भी असली है, यकीनन एनरोलमेंट भी असली है, लेकिन जो तरीकाकार है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। तो इसलिए जो कराची यूनिवर्सिटी ने असली डिग्री जारी की थी उसको इन्होंने नकली जाली करार देकर उसको जो है मनसूख कर दिया है और कहा जी ये डिग्री जो है वो मतलब इसको नहीं मानते, और उनकी जो एनरोलमेंट नंबर थी, वो रोल नंबर वगैरह था, वो सब भी मनसूख किया गया है। मामला ये है कि जो मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना है, मतलब ये कोई ये नहीं कह रहा जी उन्होंने इम्तिहान सही दिया नहीं या खुद नहीं दिया, यानी कि इम्तिहान भी हुआ, उन्होंने खुद भी पास किया, क्योंकि उस दौरान इनके ऊपर पाबंदी थी, तो लिहाजा जो इम्तिहान दिया गया वो उनको नहीं दे सकते थे कानून के मुताबिक। जो डिग्री जारी की गई है वो जो सही जारी नहीं हुई, तो उस पर एतराज है, तो लिहाजा उनकी जो डिग्री है वो मनसूख कर दी गई। तो उसको अब जाली हम नहीं कह सकते। बहरहाल अब ये एक बड़ी कानूनी जंग है जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ये मानना है और उनकी वकला टीम का कि कराची यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि जो भी एतराज था, क्योंकि उस वक्त मैनुअल सिस्टम था, आपको पता है सीएनआईसी जो कौमी है हमारा, वो भी मैनुअल था, एनरोलमेंट से लेके फॉर्म तक एक एक चीज मैनुअल हुआ करती थी। तो उस वक्त अगर उन्होंने, चूंकि उनके ऊपर ऑब्जेक्शन कोई लगाए भी गए होंगे या पाबंदी लगाई भी गई होगी, तो उन्होंने किसी न किसी से तरीके से दूर करा लिए होंगे। लेकिन चूंकि मतलब उन्होंने जो इम्तिहान दिया उसके बाद जो डिग्री थी वो तो बिल्कुल असली थी, क्योंकि हर एक स्टेज के ऊपर कोई भी किसी जगह पर भी अप्लाई करता है, और खासतौर पर जुडिशरी में तो ये जरूर है
कि अगर कोई स्टेट के लिए भी जो है वो उसको ओहदे पर तकर्री हो रही होती है तो यकीन मानिए उसकी इतनी छानबीन होती है कि एक एक जगह से, यानी कि वो मिजाजन कैसा इंसान है, मिजाजन आप समझ रहे हो ना कि उसका मिजाज कैसा है, करप्ट या वो दूसरे हवाले से नहीं कह रहा, दूसरे अंदाज से भी मिजाजन कैसा है वो भी बंदे को देखा जाता है। तो अब यकीनन तारिक महमूद जंगली साहब जो है वो बड़े अहम ओहदे पर है, सरकारी वकला के तौर पर भी, उसके बाद फिर सूबाई गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, नैब में, और उसके बाद फिर इनको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के नाम पर जो है वो उनकी तकर्री हुई, तो यकीनन जांच पड़ताल हुई होगी, उनकी डिग्री की भी वेरिफिकेशन होती है। कोई भी आप किसी भी ओहदे के लिए अप्लाई करता है तो कई तो चूंकि मीडिया में हमें तो हमारे दोस्तों के जरिए भी यूनिवर्सिटी से डिग्री की वेरिफिकेशन होती है, क्या ये डिग्री आपने जारी जो की थी क्या असली है या नकली है, तो बताते हैं कि असली है, वो बताते हैं कि नकली है, वो सब चीजें बताते हैं। तो फिर जब जज के ओहदे पर तकर्री हो रही थी तो क्या उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन नहीं की थी, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन जराये का ये मानना है कि जो सिंध हाई कोर्ट ने नॉन प्रोसिक्यूशन पर इनकी एप्लीकेशंस डिसमिस की है, उसके फैसले के खिलाफ रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि दोबारा से केस समाअत के मुकर्रर किया जाए, अब वो फाइल नहीं किया जाएगा बल्कि प्रॉपरली इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो है तमाम दरखास्तों के ऊपर अपील दायर की जाएगी, अपील पर जो है वो फैसले का इंतजार किया जाएगा। दूसरा, हमें कुछ सोर्सेज ने बताया कि तारिक महमूद जंगली साहब ने डिग्री कैंसिल या मंसूख करने के फैसले के खिलाफ बराह रास्त एक और दरखास्त दायर की है। तो मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूमात ली है, उन सोर्सेज के मुताबिक आज तक यानी कि जो अदालती वक्त तक उनकी तरफ से कोई डिग्री के लिए जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त कोई दायर नहीं की गई, लेकिन अपील या उसके बाद मुमकिन तौर पर जो है वो दरखास्त दायर की जा सकती है। तो इस तरह की अहम तरीन चीजें थी वो आपके सामने रखी। एक तो दूसरा ये है कि एक वकील साहब हैं अहमद अली गबोल साहब, साबिक जज भी हैं, और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी जिसमें उनका मानना था कि एमक्यूएम की मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियां जो है गवर्नर हाउस में होती हैं, जिसमें कामरान रस्तोरी साहब करते हैं, उसमें तमाम एमक्यूएम के रहनुमा भी जो है वो शामिल होते हैं। चूंकि वो वफाक के नुमाइंदे हैं तो ये एमक्यूएम की मखसूस जो सियासी सरगर्मियां होती हैं उनको रोका जाए, और इनको ओहदे से हटाने के हवाले से भी उन्होंने जो मौके इख्तियार किया था, और नोटिस जारी हुए। आने वाले दिनों में उसकी केस की समाअत होनी थी, हमने इंटरव्यूज भी किए और बड़ा मामला हाईलाइट भी हुआ। लेकिन आज अचानक जो कुछ मीडिया हाउसेस से हमें मालूम हुआ है कि एक इन्विटेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस क्लब पर, और जब प्रेस की टीमें वहां पहुंची प्रेस क्लब पर तो फारूक सत्तार साहब तो नहीं थे, गवर्नर खुद कामरान रस्तोरी साहब मौजूद थे और उनके साथ जो है वकील साहब जो है मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देखें ये तो पहले मुझे जानते नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने जाना है कि मैं कितनी फलाही और जो वो इंतहाई मोतबर सरगर्मियां कर रहा हूं, और उसके बाद फिर अब इनका इतराजात जो खत्म हो चुके हैं, लिहाजा मैं जो एक फलाही अंदाज में जो मुल्क के लिए सूबे के लिए काम करता हूं वो जारी रहेंगी। दूसरी तरफ जो अहमद गबोल साहब उनका पूरा इंटरव्यू मैंने सुना जिसमें वो कह रहे हैं जी गवर्नर साहब जो है वो चूंकि कराची के सिर्फ गवर्नर नहीं है बल्कि कश्मीर और पूरे सूबे के गवर्नर हैं, तो लिहाजा उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो सूबे की दीगर अवाम के लिए भी फलाही सरगर्मी के लिए बनती है। तो एमक्यूएम की जो प्योर सरगर्मियां हैं अब वो नहीं होंगी, ये इन्होंने यकीन दहानी करा दी है गवर्नर साहब ने, तो लिहाजा अब ये केस चलाना मजीद बनता नहीं है, तो वो केस भी विदड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरह सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, गलत तो ठीक हमने कौन से पॉइंट को मिस किया, कौन से पॉइंट को हमने ज्यादा हाईलाइट किया, क्या नहीं किया, वो जरूर रखा करें ताकि हम अपनी जो है वो मजीद इस्लाह कर सके। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।